और मेरे महारथियों, 11th क्लास का प्रोबेबिलिटी का चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो एनसीईआरटी में दे नहीं रखी बट फिर भी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछी जा सकती हैं और वो इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो आज के लेक्चर में मैं काउंटिंग के 7 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी से आउटसाइड अगर कुछ भी आएगा तो वो आज की क्लास में पूरा कवर हो जाएगा इन 7 क्वेश्चंस के अंदर। तो कोई भी बच्चा इस लेक्चर को मिस ना करे, बहुत अच्छे से देखे एंड बहुत अच्छे से वर्किंग करे इसकी। तो आज मैं सबसे पहला कंसेप्ट आपके सामने ले रहा हूं, उसे कहा जाता है बेटा हमारे पास ऑड्स। ऑड्स सर क्या मीनिंग है सर ऑड्स का? ऑड्स का मतलब होता है, देखो आप लोगों ने 11th क्लास में प्रोबेबिलिटी में स्टडी किया कि एक इवेंट क्या होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रैक्टिकली वो इवेंट है। मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन किया गया? इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। आपने किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट की, किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट की। अब उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगी, मतलब अगर हम एक इवेंट ए है जिसकी प्रोबेबिलिटी पहले निकाल चुके हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, जब आपने वो भी प्रोबेबिलिटी निकाली, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज की जो रेशियो होगी उस रेशियो को कहते हैं ऑड्स। लाइक मान लीजिए आपके पास एक इवेंट है ए, इवेंट ए है, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट किया बेटा, ये आ गया आपका 3/7, राइट। मान लो जो भी इवेंट आपको दे रखी थी उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, वो आ गई 3/7। अब इस इवेंट की जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बनेगी, मतलब नॉट ए जिसको हम कहते हैं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आपको था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1 माइनस 3/7। तो बच्चों ये आ गया 4/7। अब ये जो प्रोबेबिलिटी आपके पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट दैट इज 4/7, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज की अगर आप रेशियो निकालें तो उस रेशियो को कहा जाता है ऑड्स। उस रेशियो को कहते हैं हम ऑड्स, यानी कि इस प्रोबेबिलिटी की और इस प्रोबेबिलिटी की रेशियो। तो ऑड्स बच्चों हमारे पास क्या है? ऑड्स तो यहां हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट की रेशियो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। तो प्यारे बच्चों ये आ गया आपका 3/7 डिवाइडेड बाय 4/7, ये आ गया 3/4, यानी कि 3/4। इसको कहते हैं ऑड्स। तो ऑड्स का मतलब ये है कि एक इवेंट हमारे पास है ए और उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ए नॉट या नॉट ए, उन दोनों की जो रेशियो निकलेगी उस रेशियो को कहा जाता है ऑड्स। उसे कहते हैं बेटा हम ऑड्स। ध्यान से देख लो। तो ऑड्स यहां पर ना दो अलग अलग ऑड्स होते हैं। मैंने एक आपके सामने एक एग्जांपल लिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। एक तो ऑड्स ये है और एक ऑड्स ये होगा कि इन दोनों के प्लेसेस आपस में बदल जाएंगे। सर कैसे पता चलेगा हमने ऑड्स कौन सा निकालना और कौन सा ऑड्स अगर मैं दे रखा तो किस तरह का है? तो प्यारे बच्चों यहां ऑड्स होते हैं दो तरह के। ऑड्स होते हैं दो तरह के। एक होगा आपके पास ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, इन फेवर ऑफ ए, और एक होगा आपका ऑड्स अगेंस्ट ए। एक होगा ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, एक होगा ऑड्स अगेंस्ट ए। टेंशन रखनी है इस पे कि वर्ड आ रहा है फेवर या आ रहा है अगेंस्ट। अगर हम निकाल रहे हैं ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, इन फेवर ऑफ ए, तो ध्यान रखना इसमें पहले आएगी बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, उसकी जो रेशियो होगी उसे कहते हैं ऑड्स इन फेवर ऑफ ए। और अगर इन केस मान लो कि हमारे पास ए नॉट पहले लिया जाए और बाद में लिया जाए ए, तो इन दोनों की रेशियो को कहा जाएगा ऑड्स अगेंस्ट ए।
अगेंस्ट में क्या होगा, पहले नॉट के चांसेस होंगे फिर ए के होंगे, फेवर में पहले ए के चांसेस होंगे फिर ए नॉट के होंगे। मान लीजिए आपको कहीं पर भी दिया हुआ है ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए आपको दे रखा है, फॉर एग्जांपल ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए, मान लीजिए ये दिया हुआ आपको 5:4। तो बच्चों इन दोनों के सम से, यानी 5 और 4 का सम टोटल जो बनता है 9, अगर मैं उस 9 से दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगी आपके पास, ये जो वैल्यू आएगी वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 5/9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट दैट विल बी 4/9। क्योंकि आपको यहां पे दिया हुआ इन फेवर, इसलिए पहली प्रोबेबिलिटी ए की होगी, बाद वाली प्रोबेबिलिटी ए नॉट की होगी, ये ध्यान रखना है। तो ये ऑड्स के बारे में जानकारी एनसीईआरटी में नहीं दी गई और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कैसे पूछा जाता है? पहला सिंपल सा 1 मार्कर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, आपके सामने ध्यान से देखो क्या लिखा है। द ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट इज 3:5। The odds in favor of an event is 3:5. Find the probability of occurrence of the event and not occurrence of the event. इवेंट अकर करे उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, इवेंट अकर ना करे उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो बच्चों यहां पर जो इवेंट है, इवेंट का नाम नहीं बताया, वो ए है, बी है, सी है, तो आप अपनी तरफ से इसका नामकरण कर दें। मान लो ये इवेंट हमारे पास है ए, इवेंट मैंने नाम दे दिया इसको ए, तो जो आपको गिवन है वो है ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए गिवन है आपको 3:5। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, इन दोनों की रेशियो आपको दी गया 3:5, राइट। नाउ अकरेंस ऑफ इवेंट, अब ए के चांस अगर हम बताएं कि ए इवेंट अकर करेगी, क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8। ए अकर नहीं करेगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा 5/8। तो इवेंट विल अकर, अकर करेगी उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या चल रही है, दैट इज 3/8। इवेंट अकर नहीं करेगी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा हमारे पास 5/8, राइट। तो ऑड्स का मतलब पता होना चाहिए, ऑड्स क्या है, किसी भी एक इवेंट ए और उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ए नॉट, उन दोनों की जो रेशियो बनेगी उस रेशियो को कहते हैं ऑड्स, ध्यान रखना। कुछ इसी तरह से आओ, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया इसमें ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन मैथ्स खजाना में से लिए गए, मैथ्स खजाना बुक में से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखें आप लोग सारे, ठीक है। आ जाओ बच्चों, देखो बेटा इसमें क्या कहा गया, व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ, व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग ए स्पेड, in getting a spade if the card drawn from a well shuffled deck of card, एक कार्ड आपने निकाला, odds in favor of, वर्ड यूज करें इन फेवर, इन फेवर ऑफ गेटिंग ए स्पेड कार्ड, स्पेड कार्ड आए उसके फेवर में odds क्या होंगे ये बताना है। यार अभी बताइए, आपके पास अगर 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उन 52 प्लेइंग कार्ड्स में स्पेड कितने होते हैं, स्पेड के कार्ड 13, नॉन स्पेड, ऐसे कार्ड जो स्पेड के नहीं है 39, राइट। अब कह रहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मान लो मैंने इवेंट ए डिस्क्राइब कर दी, कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड कार्ड, कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड कार्ड। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा फिर, दैट इज 13/52। स्पेड कार्ड ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, यानी कि दूसरा कार्ड आए 39/52, ये आ गया आपका 1/4, बच्चों ये आ गया 3/4। अब इन दोनों की ऑड्स क्या होगी, अगर हम ऑड्स यहां पे कैलकुलेट करें तो ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए दैट इज 1/4:3/4, यानी रेशियो आगे बेटा 1:3। दिस इज द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग ए स्पेड,
स्पेड हमारे पास है उसके फेवर में। अगेंस्ट अगर कहता इन द ऑड्स अगेंस्ट गेटिंग ए स्पेड कार्ड, तो रेशियो ये बदल जाती 3:1 हो जाती। कुछ ऐसे ही कह रहा है, व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग ए किंग, व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग ए किंग, किंग आए उसके फेवर में। तो प्यारे बच्चों टोटल कार्ड्स आपके पास है 52, इनमें किंग के कार्ड कितने हैं, दैट इज 4, नॉन किंग कार्ड कितने हैं बेटा, दैट इज 48। अगर किंग निकले, इस इवेंट को मैं डिस्क्राइब कर दूं, सपोज इवेंट बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी दैट इज 4/52 यानी 1/13, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, किंग का कार्ड ना आए, 48/52 यानी 12/13। तो बच्चों ऑड्स इन फेवर ऑफ दिस क्या होगा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट यानी कि 1/13 रेशियो 12/13, रेशियो आ गई 1 रेशियो 12। ये तो सिंपल कंसेप्ट था ऑड्स को हमारे पास यूज करने का, ऑड्स तो पता चल गया आपको। अब ये क्वेश्चन में कैसे आएगा उसको नोटिस कीजिए, क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसके ऑड्स से रिलेटेड। आइए क्या कहा गया, इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से अच्छे से समझना क्या कह रहा है बच्चों। There are 3 events A, B and C, one of which must and only one can happen। कह रहा है A, B, C 3 इवेंट है और तीनों में से कंफर्म एक अकर करेगी, one of which must happen and only one can happen। तीनों में से कोई एक तो अकर करेगी and 100% only one can happen। एक ही अकर कर सकती है, कभी भी 2 कभी भी 3 इवेंट एक साथ अकर नहीं करेंगी। ओनली वन कैन हैपन का मतलब क्या हो गया कि 2 इवेंट एक साथ अकर नहीं कर सकती, या तो ए करेगी या बी या सी। ए और बी भी नहीं कर सकती एक साथ अकर, बी और सी भी नहीं कर सकती, ए और सी भी नहीं कर सकती, और तीनों तो वैसे नहीं कर सकती फिर। तो इसका मतलब ये 3 इवेंट ऐसी हैं जो कौन सी है बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तीनों में से कोई भी एक साथ अकर नहीं करेगी। ध्यान रखना ए, बी एंड सी these are mutually exclusive events है बेटा। तीनों में से कोई भी 2 या तीनों एक साथ अकर नहीं करेंगी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी ये दोनों भी एक साथ अकर नहीं कर सकती, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए ये भी अकर नहीं करेंगी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये भी अकर नहीं करेंगी, क्योंकि कह रहा है ओनली वन कैन हैपन, एक ही अकर कर सकती है। फिर वर्ड एक ये भी आया था इसमें ए बी सी, वन ऑफ विच मस्ट कैन हैपन, मस्ट हैपन, इन तीनों में से एक 100% अकर करेगी। इसका मतलब इन तीनों के बाहर कोई इवेंट है ही नहीं जो अकर करेंगी, इन तीनों में से ही कोई एक अकर करेगी। इसका मतलब ए बी सी तीनों मिला के एग्जॉस्टिव इवेंट बना रही हैं, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी तीनों का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल है। इन्हीं में से कोई एक इवेंट अकर करेगी। तो ध्यान रखना ए बी एंड सी दीज आर एग्जॉस्टिव, ये एग्जॉस्टिव भी हैं बच्चों, एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हैं। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी दैट विल बी इक्वल टू 1, इसलिए ये 1 के इक्वल है, और इसीलिए हमारे पास ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट हमारे पास था। ठीक है बच्चों। अब कह रहा है ऑड्स आर 8 to 3 अगेंस्ट ए, ऑड्स आर 8 to 3, क्या कह रहा है इसमें, ऑड्स अगेंस्ट ए ये है बेटा 8:3, एंड ऑड्स अगेंस्ट बी ऑड्स अगेंस्ट बी ये कितना है बेटा 5:2। अब निकालना फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट सी, तो बेटा आपको निकालना है ऑड्स अगेंस्ट सी, ये आपको कैलकुलेट करना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट
रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां से ये तो क्लियर हो गया कि ऑड्स अगेंस्ट ए अगर 8:3 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ये बच्चों क्या बन जाएगा 8/11, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल अकर दैट इज 3/11। कुछ ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट दैट इज 5/7, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 2/7। यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल है। कोई भी दो इवेंट एक साथ अकर नहीं करेंगे, पता चल गया। इसका मतलब या तो ए ने अकर करना या बी ने या सी ने, दोनों एक साथ अकर कर नहीं सकती। तो इसी को अगर हम स्टार्ट करें इसी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर ये 1 के इक्वल है तो या तो बेटा ए अकर करेगा या बी अकर करेगा या सी अकर करेगा, 100% श्योर। दोनों एक साथ अकर कर नहीं सकते, ना ए और बी, ना बी और सी, ना सी और ए, राइट। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट ही है, जब भी 3 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होंगी तो जो भी इवेंट है 2 है 3 है 4 है 5 है, उनका एडिशन 1 के इक्वल होगा। कब? जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और साथ साथ एग्जॉस्टिव भी होंगी, ध्यान रखना। तो बच्चों यहां से ए के चांसेस कितने हैं हमारे, ये है 3/11, बी के चांसेस कितने हैं 2/7, सी के चांसेस सर पता नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1 - 3/11 प्लस में 2/7, इसका मतलब 1 माइनस कितना आ गया, ये आ गया 21 प्लस में 22, यानी कि 43/77, राइट। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमारे पास कितना आ गया, ये 34/77, ये आ गए सी के चांसेस। बट आपको सी की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालने को कहा था, क्वेश्चन में ये कहा गया था फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट सी, यानी कि बच्चों आपको क्या कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखें, आपको कैलकुलेट करना था ये निकालना था। तो मैं सी नॉट और सी की प्रोबेबिलिटी की रेशियो चाहिए। तो सी के चांसेस अगर बच्चे हमारे पास सही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट क्या होगा, 1 में से लेस, यानी कि 43/77। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट रेशियो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, यानी कि दिस रेशियो दिस किया तो ये आ गया 43/34। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका आंसर। तो यार प्रोबेबिलिटी में ना एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बताए गए थे कि कौन कौन से करने हैं। उसके अलावा जो 7 क्वेश्चंस टोटल बनते हैं वो 7 क्वेश्चंस की मैं डिस्कशन कर रहा हूं, डोंट अवॉइड, इनको बिल्कुल भी मिस ना करें, बहुत अच्छे से वर्किंग करें। अगर एनसीईआरटी के बाहर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी वैरायटी का सेम क्वेश्चन आने का चांस बना रहेगा, ध्यान रहे। आ जाओ नेक्स्ट। चलो परमुटेशन पे बेस क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का ही आ गया। एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, इस क्वेश्चन को चेंज करके आपको कैसे भी बना के दे सकता है। द लेटर ऑफ द वर्ड सोसाइटी आर प्लेस्ड एट रैंडम इन ए रो। सोसाइटी के लेटर को अरेंज किया आपने रैंडमली, उसको किसी भी मैनर में लिख दिया, उसके लेटर को आगे पीछे करके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 वॉवल्स कम टुगेदर। चांसेस के निकालने हैं, प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है कि सोसाइटी के उस वर्ड में जब आपने आगे पीछे अरेंज करके किया तो उसमें तीनों वॉवल एक साथ थे। तो यार प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। सोसाइटी के लेटर को अरेंज करके हमारे पास टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं, पहले सैंपल स्पेस में ये चेक करना है कि इसको अरेंज करके टोटल कितने वर्ड बनेंगे। उसके बाद कितने केसेस ऐसे हैं उसमें से जिनमें तीनों वॉवल एक साथ आ रहे हैं, वो बन जाएंगे आपके फेवरेबल आउटकम्स। तो पहले टोटल आउटकम निकालना है, उसके बाद फेवरेबल आउटकम निकालना है। आओ बच्चों, वर्ड दिया गया आपको सोसाइटी, 7 लेटर्स इसमें आ रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कोई रिपीट नहीं कर रहा। तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे इनमें, अगर इन 7 लेटर को आगे पीछे अरेंज किया जाए तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे बेटा, आउट ऑफ 7 7 टू बी अरेंज,
दिस इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, ये बने आपके टोटल वर्ड्स। नाउ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल केसेस कौन से होंगे? वो द वर्ड्स इन विच all vowels occur together, 3 vowels आ रहे हैं, तीनों एक साथ आए हैं, ये कह रहे वो। तो बेटा ओ, आई और ई 3 vowels आपके पास हैं, vowels आपके पास है बेटा ओ, आई और ई। आप लोगों ने बहुत अच्छे से हमारे पास इसको स्टडी किया था। अगर तीनों vowels को आपने एक साथ रखना है तो मान लीजिए 3 वॉवल नहीं है, एक सिंगल लेटर एज्यूम कर लिया, जैसे हम लोग परमुटेशन में करते हैं। लेट ये 3 वर्ड्स 3 लेटर नहीं है, ये सिंगल लेटर है, से एक्स, इसको मैंने नाम दे दिया सपोज एक्स, ठीक है जी। इसके अलावा बाकी कौन से रह गए हमारे पास? सर रह गए हैं टी, सी, एस और वाई। अगर आपने इन तीनों को सिंगल लेटर मान लिया, इसके अलावा 4 लेटर्स और थे। अब इन लेटर को मैं जहां भी अरेंज करूंगा, जहां पर भी एक्स जाएगा, तीनों का ग्रुप एक साथ जाएगा। तो कितने केसेस ऐसे हैं जो इसमें वर्ड्स के बनेंगे जिसमें सारे वॉवल्स एक साथ आ रहे हैं? कितने वर्ड्स बनेंगे? इन 5 लेटर को 5 प्लेसेस पे अरेंज करना है, आउट ऑफ 5 टू बी अरेंज। अब एक्स के अंदर ये जो 3 लेटर थे ओ, आई और ई, ये तीनों आपस में अपने प्लेसेस बदल सकते हैं, बाकी लेटर अपनी जगह सेम है, बट ओ, आई और ये तीनों प्लेस से अगर आपस में इंटरचेंज करेंगे तो कितने में से करेंगे बेटा? आउट ऑफ 3 टू बी अरेंज, 5 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। दीज आर द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, जिनमें तीनों वॉवल एक साथ आ रहे हैं। टोटल वर्ड्स आपके कितने बनते हैं? फेवरेबल केसेस वो हैं जिसमें वर्ड्स तीनों वॉवल एक साथ आ रहे हैं। तो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 vowels occur together, तीनों वॉवल एक साथ हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? फेवरेबल आउटकम 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन टोटल आउटकम। सो बेटा ये आ गया सॉल्व करने पे आंसर 1/7, ये आ गई प्रोबेबिलिटी, राइट। तो प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस अच्छे से समझ लो। एनसीईआरटी से बाहर अगर आएंगे तो ये 7 क्वेश्चंस ही हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आज। डोंट वेस्ट टाइम, इनको जरूर करें, अच्छे से करें। और बच्चों ये एक एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल है, लाइक ए थ्योरम है ये, लाइक ए थ्योरम। ये आप एज ए फॉर्मूला भी कहीं लगा सकते हैं प्रूव करने के बाद, तो पता होना चाहिए 3 सेट्स के यूनियन की प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल है, इसको हम प्रूव करेंगे और इसको आप डायरेक्टली कहीं लगा भी सकते हैं, ध्यान रखना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसे कैलकुलेट करना आपने। कैसे करना है? चलो आओ, मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये जो हमारे पास है, इसको मैंने विद इन ब्रैकेट लिख लिया ऐसे, और इसको लिख लिया सी। अब ये जो ए यूनियन बी हमारे पास है, इसको मैं एज्यूम कर रहा हूं, लेट ए यूनियन बी, ये जो हमारे पास है इसको मैंने एक्स नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया इसको? एक्स। तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन सी, राइट। अब 2 सेट्स के यूनियन की प्रोबेबिलिटी तो पता है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उसी के अकॉर्डिंग ये क्या होगा बच्चों? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन सी, राइट। अब जिसको आपने x माना था उसको आप यहां पे रिप्लेस कर दो। ये था x, उसे यहां रिप्लेस करते हैं। चलो आओ,
ये जो x हमारे पास था A यूनियन B, उसे हमने यहां रिप्लेस किया तो आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस A यूनियन B इंटरसेक्शन C। मेरे प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला तुम लगा सकते हैं, हमें पता है क्या है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होता है सर? ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। यस, यही आपने स्टडी किया अभी तक। तो A यूनियन B का फॉर्मूला तो ये आ गया, प्लस में है प्रोबेबिलिटी ऑफ C। अब आओ, इधर आपकी सेट्स की एक प्रॉपर्टी लग रही है सर, कौन सी? आप देख के बताइए। ये है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। प्यारे बच्चों, यहां यूनियन है और यहां इंटरसेक्शन है। कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टडी किए थे सेट्स में। यस, ये वही है। यूनियन है और यहां इंटरसेक्शन है। एक ही लॉ लगेगा, कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो एज पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये क्या बनेगा? दिस इंटरसेक्शन दिस, A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C। लो बच्चों, ये बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट आ गया हमारे पास से। नोटिस करो, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये है x यूनियन y, प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y। बिल्कुल भाई, आगे ये वो वाला x नहीं है, ये एक सेट है यूनियन, ये दूसरा सेट है। लाइक x यूनियन y, C यूनियन D, E यूनियन F, कुछ भी मान लो। जैसे आपने अभी A यूनियन B का फॉर्मूला ये लगाया, उसी तरह से अगर इसको A नाम दे दो और उसको B नाम दे दो, दिस यूनियन दिस क्या होगा? बताओ बच्चों, क्या बनेगा ये? देखो क्या बन रहा है। ये तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ C। आओ इसमें लगाते हैं अब। X यूनियन Y क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ X प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ Y माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इंटरसेक्शन दिस, A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब बताओ, व्हाट इज दिस? क्या बन रहा है इसका रिजल्ट? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C। इन बेटा माइनस और माइनस क्या बन गया? प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। देखो इंटरसेक्शन C कॉमन आ रहा है इसमें से, तो कॉमन ले लूंगा, क्या बनेगा ये? एज पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बन जाएगा ये? बताओ ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन C कॉमन लेने दो, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये बन जाएगा। ये ब्रैकेट लगानी है, लगा लो यार अपनी मर्जी से। लो ब्रैकेट लगा दिया, ऐसे क्या बन गया? यही तो बन गया ना वही रिजल्ट। तो ये क्वेश्चन कई स्कूल्स में पूछ लिया जाता है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है ये। इसको आप डायरेक्टली भी कहीं लगा सकते हैं, कहीं पर भी, ध्यान रखना। और इससे नेक्स्ट के बाद बेटा और बच्चों बहुत स्कूल्स में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। अच्छे से देखना क्वेश्चन क्या है।
ये क्वेश्चंस बच्चे कई बार इसको समझ नहीं पाते, करना कैसे है। कॉम्बिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, हिंट दे रहा हूं, कॉम्बिनेशन लगेगा इसमें, बहुत अच्छे से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में? ए बैग कंटेन्स टिकट्स नंबर 1 2 3 अप टू 50। एक बैग में 50 टिकट्स हैं और हर एक टिकट पे एक एक नंबर डाल के, उस स्लिप बना के उसके अंदर डाल दिया गया, ठीक है जी। ऑफ विच 5 टिकट्स x1 x2 अप टू x5 आर ड्रॉन, जिनमें 5 टिकट निकाली। कॉम्बिनेशन कहां लगता है? जब भी एक ग्रुप में से, एक लॉट में से एक से ज्यादा आइटम ड्रॉ करें या सिलेक्ट करें, या तो 5 टिकट निकाली है, पता चल गया यार कॉम्बिनेशन तो लग रहा है, ठीक है ना। ड्रॉन एट रैंडम एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, और जो 5 टिकट आपने निकाली उन सारी टिकट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, कुछ ऐसे x1 से ग्रेटर x2, x2 से x3 ग्रेटर है, x3 से x4 ग्रेटर और x4 से x5। 5 टिकट निकाली, 5 अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ी टिकट इसमें x5 है, उससे छोटी x4 है, उससे x3, ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर में रख दिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x3 की वैल्यू 30 हो? चांसेस आपने इसके निकालने हैं कि ये वाली जो टिकट आपके पास है इसकी वैल्यू आपकी 30 हो, राइट? क्लियर यार? अब एक बताओ, 5 टिकट निकाली हैं आपने, टोटल टिकट्स आपके पास है 5, सॉरी टोटल टिकट्स आपके पास है 50। इन 50 में से आपने 5 टिकट निकाली, तो 5 टिकट कौन सी आ सकती है? 1 2 3 4 5, ये भी आती है। 2 3 4 5 6, 1 2 49 50 और 36 कुछ भी आती है। तो 5 टिकट निकाली, कौन सी निकल सकती है? बड़े सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। टोटल आउटकम इन द सैंपल स्पेस कितने बनेंगे बेटा? आउट ऑफ 50 5 आर सिलेक्टेड। ये आ गया आपके टोटल आउटकम। चांसेस के निकालने की ये वाली टिकट की वैल्यू 30 हो। चलो, तो इससे पहले वाली 2 टिकट कौन से, किस में से होनी चाहिए? फिर 1 से लेके 29 में से, और अगर ये 30 है तो बाद वाली 2 टिकट किस में से होंगी? 31 से 50 में। तो बेटा 1 से लेके 29 में से आपकी 2 टिकट आएंगी, x1 x2 कोई भी हो। अगली टिकट जो x3 है वो नंबर होना चाहिए उसका 30, ये होनी चाहिए आपकी x3 टिकट। इसके बाद जो टिकट्स हैं 31 से लेके 50 तक, इनमें से 2 टिकट आएंगी फिर जो x4 x5 होंगी। तो प्रोबेबिलिटी इसकी कि ये जो आपके पास है x3 वो 30 हो। आओ, x3 की वैल्यू 30 तब होगी जब पहली वाली 2 टिकट, वेरी फर्स्ट वो इसमें से थी, 29 में से कोई भी 2 आ जाए। अगली टिकट आपकी होनी चाहिए ये तो एक ही टिकट है, और लास्ट 2 टिकट जो x4 x5 है वो किस में से होंगी? इनमें से कितनी हो गई है? 20 टिकट्स हो गई है। 20 में से एनी 2 कोई भी 2 आ जाए, ओवर 50 C5, इसे निकाल लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देख लो, कई स्कूल्स में पूछ लिया जाता है ये फाइनल एग्जाम में, ठीक है बच्चों? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्या है इसमें? एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट 200 पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 200 इंटीजर्स हैं। इनमें से आपने कोई भी एक इंटीजर सिलेक्ट किया, इनमें से आपने कोई भी एक नंबर सिलेक्ट किया, एक नंबर, कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है? एक नंबर आपने सिलेक्ट किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6 और 8। क्वेश्चन सिंपल है। ए इवेंट हमने मान लिया, इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। बी आपने मान लिया इंटीजर इज डिविजिबल बाय 8। और बच्चों ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? फिर कुछ ऐसे भी तो नंबर हो सकते हैं ना जो 6 और 8 दोनों से डिविजिबल हो, जो इसमें भी आ जाए इसमें भी आ जाए, दोनों में आ जाए। तो कौन से नंबर होंगे जो इससे भी डिविजिबल होंगे और इससे भी? वो इन दोनों के एलसीएम से डिविजिबल होंगे।
एंड 6 और 8 का एलसीएम होता है 24। जो नंबर 24 से डिविजिबल होंगे इन दोनों के एलसीएम से, वो इसमें भी आ जाएंगे और इसमें भी आ जाएंगे, वो होंगे नंबर कॉमन। तो इंटीजर इज डिविजिबल बाय, इंटीजर इज डिविजिबल बाय 24, दैट मीन्स एलसीएम ऑफ 6 and 8। अब कितने नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल है? अगर मैं देखूं 1 2 3 अप टू 200 तक में, तो यार फर्स्ट 180 तक में 6 से डिविजिबल 30 नंबर तो वही बन गए, और 180 से 200 के बिटवीन 3 नंबर और आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए के फेवर में है वो है आपके 33। नंबर ऑफ एलिमेंट जो बी के फेवर में है, कितने एलिमेंट आएंगे इसके फेवर में? दैट इज 25। ये आगे कॉमन। अब 24 से डिविजिबल कितने होंगे? ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट 200 में 24 से डिविजिबल कितने होंगे? यार 100 में ही बता दो, पहले 100 में 24 से डिविजिबल कितने होंगे? 24, 48, 72, 96, 4 हो गए। ऐसे अगले 100 में भी 4 आएंगे, तो टोटल कितने हो गए? तो प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी बेटा ईदर ए और बी। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या आंसर आ रहा है? 33/200 प्लस 25/200 माइनस 8/200, तो कितने आ गए बेटा? 50/200। इसका मतलब आंसर आ गया आपका 1/4। कितना आंसर आ गया? 1/4। तो क्वेश्चन तो यार बड़े बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, इनको समझ लेना बस। आपने एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन जो आपको बताए थे 17 वही करने हैं, उसके अलावा वो करने हैं जो आज के लेक्चर में है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर पूरा माइंड अप, कोई क्वेश्चन और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी 100%। चलो जी, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा, आ जाओ। बॉक्स कंटेन्स, क्या कहा गया? बॉक्स कंटेन 30 बोल्ट एंड 40 नट्स। 30 बोल्ट एंड 40 नट बोल्ट बताना यार, वही है, कुछ और नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है हाफ ऑफ द बोल्ट एंड हाफ ऑफ द नट्स आर रस्टेड। इसमें से आधे रस्टेड है, जंग लगा हुआ है। ठीक है, इफ वन आइटम इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर इट इज रस्टेड और इज ए बोल्ट। आपने इस बॉक्स में से जिसमें 70 आइटम थी, एक आइटम आपने ड्रॉ की, या तो वो रस्टेड हो या वो बोल्ट हो, इसके चांसेस निकालने। तो हमने ए इवेंट डिस्क्राइब की, द आइटम ड्रॉन इज रस्टेड, बी the item drawn is a bolt, and A intersection B क्या होगा? the item drawn rusted भी और bolt भी हो is a rusted bolt। अब ये बताओ, बोल्ट आपको पता है कितने थे बेटा? 30। नट कितने हैं? 40। टोटल आइटम्स कितनी हैं? सर 70। यस। अब रस्टेड कितने हैं इसमें? हाफ ऑफ द बोल्ट एंड हाफ ऑफ द नट्स, यानी टोटल 35 आइटम रस्टेड हैं। ओके, तो इसके बेसिस पे पूरी आपने वर्किंग करनी है। अब इसमें से आपने एक आइटम ड्रॉ की है, या तो वो रस्टेड हो या वो बोल्ट हो। तो प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट ए के फेवर में, एक आइटम ड्रॉ की, वो आपके पास रस्टेड हो। कितने रस्टेड आइटम है? 35। एक आइटम आपने ड्रॉ की, वो बोल्ट हो। कितने बोल्ट थे आपके पास टोटल? 70 में से 30 बोल्ट थे। यस। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी रस्टेड भी होना चाहिए और बोल्ट भी।
कितने रस्टेड बोल्ट हैं? बोल्ट है 30 बट रस्टेड है उसमें से 15। तो चांसेस निकालने आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर ए और बी। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब 35/70, 30/70 माइनस 15/70। तो प्यारे बच्चों आंसर आ गया 50/70, 5/7। ओके, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे से जरूर देखें, इस लेक्चर को प्रिपेयर करें और उसी के बाद कंप्लीट करने के बाद तभी प्रोबेबिलिटी का टेस्ट दें। प्रोबेबिलिटी के टेस्ट से पहले इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर कर ले, एक एक क्वेश्चन को खुद से करके देख लें बेटा, ध्यान रखना टेस्ट में आएंगे पक्का।